हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 1 रीजनल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल, लघु उत्तरीय प्रश्न का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन के लिए किस प्रकार की आर्थिक नीति को सुनिश्चित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। प्रादेशिक नियोजन के लिए किस प्रकार की आर्थिक नीति को सुनिश्चित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर विकासशील देशों में यह संभव है कि भूख और अकाल से निवारण के लिए जितनी अनाज की आवश्यकता होती है, बाजार कीमतों के आधार पर किसान उससे कम उत्पादन करें। अधिकतर विकासशील देशों में यह संभव है कि भूख और अकाल के निवारण के लिए जितनी अनाज की आवश्यकता होती है, बाजार कीमतों के आधार पर किसान उससे कम उत्पादन करें। बाजार प्रणाली की इन विकृतियों की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद इस प्रणाली से वांछित परिणाम न प्राप्त हो। अतः एक ऐसी आर्थिक नीति की आवश्यकता है जो युक्तिमूलक, सुविचारित, सुसंगत और समन्वित हो। ऐसी नीति को ही नियोजन कहा जाता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य अर्थात प्लानिंग का उद्देश्य, जो प्लान किया जाता है, नियोजन का उद्देश्य वितरण असमानताओं को न्यूनतम रख राष्ट्रीय आय की संरचना को इष्टतम करते हुए अधिकतम राष्ट्रीय आय सुनिश्चित करना है। इस हेतु अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय मौद्रिक, राजकोषीय व वाणिज्यिक नीतियों के रूप में होते हैं, जिन्हें सांकेतिक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं, और अप्रत्यक्ष उपाय सार्वजनिक निवेश के रूप में होते हैं। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण में सरकार नियोजन के उद्देश्यों को आर्थिक गतिविधि से संबंधित नीतियों और विनिमय रूपरेखा में परिवर्तन लाकर पूरा करती है। फ्रांस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने भी इस दृष्टिकोण का कृषि विकास को वांछित दिशा में ले जाने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। दूसरी ओर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण आर्थिक गतिविधि में सरकार के सीधे हस्तक्षेप पर आधारित है। इसमें नियोजन के उद्देश्य सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण भारत में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए प्रयोग किया गया है। फिर से देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन के लिए किस प्रकार की आर्थिक नीति को सुनिश्चित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। अधिकतर विकासशील देशों में, जो विकास के स्तर पर पहुंच गए हैं उन देशों की बात हो रही है, अधिकतर विकासशील देशों में यह संभव है कि भूख और अकाल के निवारण के लिए जितनी अनाज की आवश्यकता होती है, बाजार कीमतों के आधार पर किसान उससे कम उत्पादन करे। बाजार प्रणाली की इन विकृतियों की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद इस प्रणाली से वांछित परिणाम न प्राप्त हो। अतः एक ऐसी आर्थिक नीति की आवश्यकता है जो युक्तिमूलक, सुविचारित, सुसंगत और समन्वित हो। ऐसी नीति को ही नियोजन कहा जाता है अर्थात प्लानिंग कहा जाता है। नियोजन का उद्देश्य अर्थात प्लानिंग का उद्देश्य वितरण असमानताओं को न्यूनतम रख राष्ट्रीय आय की संरचना को इष्टतम करते हुए अधिकतम राष्ट्रीय आय सुनिश्चित करना है। इस हेतु अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय मौद्रिक, राजकोषीय व वाणिज्यिक नीतियों के रूप में होते हैं। इस हेतु अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय मौद्रिक, राजकोषीय व वाणिज्यिक नीतियों के रूप में होते हैं, जिन्हें सांकेतिक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं, और अप्रत्यक्ष उपाय सार्वजनिक निवेश के रूप में होते हैं। अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण में सरकार नियोजन के उद्देश्यों को आर्थिक गतिविधि से संबंधित नीतियों और विनिमय रूपरेखा में परिवर्तन लाकर पूरा करता है। फ्रांस इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत ने भी इस दृष्टिकोण का कृषि विकास को वांछित दिशा में ले जाने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया। दूसरी ओर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण आर्थिक गतिविधि में सरकार के सीधे हस्तक्षेप पर आधारित है। इसमें नियोजन के उद्देश्य सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। ये दृष्टिकोण
भारत में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या? आप लोगों को बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान से समझिएगा। पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरंभ की गई थी। पंचवर्षीय योजना जो है ये देश के विकास के लिए आरंभ की गई थी। 5 ईयर प्लान, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना है। 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो विकास की दर को बढ़ाना है। इन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है। इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया जाता है। अब तक हमारे देश के 13 पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी हैं। अब तक हमारे देश में, अपने देश की बात हो रही है, भारत में 13 पंचवर्षीय योजना चलाई जा चुकी है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा कोई न कोई उद्देश्य तय किया जाता है और फिर उस उद्देश्य पर काम किया जाता है। इन 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आया है। फिर से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना देश के लिए आरंभ की गई थी। देश के विकास के लिए आरंभ की गई थी। 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो विकास की दर को बढ़ाना है। इन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया जाता है। अब तक हमारे देश के 13 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा कोई न कोई उद्देश्य तय किया जाता है और फिर उस उद्देश्य पर काम किया जाता है। इन 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास पर टिप्पणी कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आप लोगों को पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचवर्षीय योजना के जो इतिहास पर टिप्पणी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 जुलाई 1951 को पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा संसाधन के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए अपनाई गई है। 5 ईयर प्लान आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा संसाधन के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए अपनाई गई योजनाओं का एक औपचारिक मॉडल थी। पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करने के लिए भारतीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इन 5 ईयर प्लान्स का उद्देश्य संसाधनों का उचित आवंटन, उत्पादन में वृद्धि तथा हर किसी के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से योजना आयोग को देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, स्पष्ट कीजिए। खनिज संसाधन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पूंगा घाटी में बोरेक्स, सुहागा एवं गंधक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। पूंगा घाटी में बोरेक्स, सुहागा एवं गंधक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। लेह एवं कारगिल दोनों में अच्छी गुणवत्ता व संगमरमर एवं सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र में यूरेनियम के
खोज की पुष्टि हुई। उत्तरी लद्दाख के मुद्रास्योक घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव ऊर्ध्वभारु है। यहाँ खुदाई में उच्च सांद्रता वाले यूरेनियम एवं थोरियम के भंडार मिले हैं। यह आशा की जाती है कि संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित होने के पश्चात यहाँ अवसंरचना विकास में तीव्रता आएगी और संसाधनों का उचित संदोहन संभव हो सकेगा। फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, स्पष्ट कीजिए। खनिज संसाधन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पुंगा घाटी में बोरेक्स, सुहागा एवं गंधक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। लेह एवं कारगिल दोनों में अच्छी गुणवत्ता व संगमरमर एवं सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र में यूरेनियम की खोज की पुष्टि हुई। उत्तरी लद्दाख के मुद्रास्योक घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव ऊर्ध्वभारु है, जहां खुदाई में उच्च सांद्रता वाले यूरेनियम एवं थोरियम के भंडार मिले हैं। ये आशा की जाती है कि संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित होने के पश्चात यहाँ अवसंरचना विकास में तीव्रता आएगी और संसाधनों का उचित संदोहन संभव हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट यानी शीत शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जलवायु, हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट, हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट यानी शीत शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत मानसून को यहाँ पहुँचने से रोक देता है। हिमालय पर्वत मानसून को यहाँ पहुँचने से रोक देता है। इस क्षेत्र में समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु का मिश्रण रहता है। भारत के कुल शीत मरुस्थल का 87.4% हिस्सा लद्दाख में तथा शेष 12.6% हिस्सा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का तापमान सर्दियों में 40 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जो होती भी है वो बर्फ के रूप में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जो 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक है। उपर्युक्त जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ की ज्यादातर भूमि कृषि व पेड़ पौधों से रहित बंजर है। इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों व ठंडे शुष्क रेतीले मोटे बनावट वाली मिट्टी की उपज बहुत ही कम है। द्रास, सुरु और जांस्कर में भारी बर्फबारी होती है और ये कई महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। लद्दाख में अनेक ग्लेशियर भी स्थित है, जिसमें नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर लंबा है। ये काराकोरम क्षेत्र में सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये काराकोरम क्षेत्र में सबसे लंबा ग्लेशियर है और विश्व के गैर ध्रुवीय भाग में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन, बिचाफो एवं बोल्टेरो सिगार घाटी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिमनदियां हैं। लद्दाख पेयजल और सिंचाई के लिए ग्लेशियर के पानी पर निर्भर है। द्रास कारगिल जिले में 3230 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक कस्बा है। ये जोजिला दर्रे के चरणों में है और कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। इसी कारण इसे लद्दाख का द्वार कहा जाता है। भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है, जहाँ जनवरी का तापमान 49 अंश सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेह में शीतलतम तापमान 28 अंश सेल्सियस रहता है। लद्दाख में दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। लद्दाख में नदियां दिन में कुछ समय ही प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय में जम जाती हैं। गर्मियां शुष्क एवं खुशनुमा होती हैं। गर्मियों में तापमान 3 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर से देखेंगे एक बार। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट यानी शीत शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, स्पष्ट कीजिए। जलवायु, हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट यानी शीत शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत मानसून को यहाँ पहुंचने से रोक देता है। इस क्षेत्र में समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु का मिश्रण रहता है। भारत के कुल शीत मरुस्थल 87.4% हिस्सा लद्दाख में तथा शेष 12.6% हिस्सा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का तापमान सर्दियों में 40 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, जो होती भी है वो बर्फ के रूप में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ पे होती है? लेह में होती है, जो 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक है। उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ की ज्यादातर भूमि कृषि व पेड़ पौधे से रहित बंजर है। इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों व ठंडे शुष्क रेतीले मोटे बनावट वाले मिट्टी की उपज बहुत कम होती है। द्रास, सुरु और जांस्कर में भारी बर्फबारी होती है। ये कई महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। लद्दाख में अनेक ग्लेशियर भी अवस्थित है, जिसमें नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर लंबा है। ये काराकोरम क्षेत्र में सबसे लंबा ग्लेशियर है और विश्व के गैर ध्रुवीय भाग में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन, बिचाफो एवं बोल्टेरो सिगार घाटी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिमनदियां हैं। लद्दाख पेयजल और सिंचाई के लिए ग्लेशियर के पानी पर निर्भर है। द्रास कारगिल जिले में 3230 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक कस्बा है। यह जोजिला दर्रे के चरणों में और कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। इसी कारण इसे लद्दाख का द्वार कहा जाता है। भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है, जहाँ जनवरी का तापमान 49 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेह में शीतलतम तापमान 28 अंश सेल्सियस रहता है। लद्दाख में दैनिक तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। लद्दाख में नदियां दिन में कुछ समय ही प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय जम जाती हैं। गर्मियां शुष्क और खुशनुमा होती हैं। गर्मियों में तापमान 3 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता किन कारणों से ही, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता किन कारणों से? प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई। तेज गति से विकास करने के नाम पर मानव ने अपने स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस तरह का बदलाव किया कि वातावरण में तथा हमारे पारिस्थितिकी में संतुलन बिगड़ गया। तेज गति से विकास करने के नाम पर मानव ने अपने स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस तरह का बदलाव किया कि वातावरण में तथा हमारे पारिस्थितिकी में संतुलन बिगड़ गया। सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए तथा पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए प्रभावी प्रादेशिक नियोजन बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य करना ही प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए तथा पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए प्रभावी प्रादेशिक नियोजन बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य करना ही प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। अगला है, अलग अलग देशों की विकास की रफ्तार अलग अलग है। आगे देखेंगे, जो देश अभी पिछड़े हैं वे लगातार प्रयत्नशील हैं और सही तरह से नियोजन कर विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। आगे है, प्रादेशिक नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन में इस तरह से नीतियों को बनाया जाता है कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो सके। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ तथा विशेषताएं बताइए। पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ तथा विशेषताएं। पंचवर्षीय योजना को 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जिसे कहा जाता है 9 जुलाई 1951 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है, जिससे कि देश का विकास हो सके और फिर अगले 5 वर्ष के लिए नई योजनाएं बनाई जाती है।
पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। अब तक देश में 13 पंचवर्षीय योजनाएं तक ही चलाई जा चुकी हैं। इन पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, अर्थात आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और देशवासियों के जीवन शैली में सुधार लाना है। इन योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का उचित आवंटन तथा हर किसी को रोजगार का अवसर प्रदान करना भी है।